न जाने क्या कहर टूटेगा मेरा चेहरा देखने के बाद। एपिसोड 3। अगली सुबह के सूरज के साथ ही प्रताप परिवार जैसलमेर पहुंच चुका था। उनके लिए एक विशाल हवेली पहले से ही तैयार करवाई गई थी। सेवक सफाई और सजावट में लगे थे और हवेली को शाही अंदाज में रजवाड़ी महल की तरह सजा दिया गया था। आज का दिन खास था। अद्वैत और अदिति की सगाई जो थी, दोपहर 12 बजे का शुभ मुहूर्त निकला था और पूरे परिवार में हलचल थी। अद्वैत प्रताप सिंह आज भी किसी शाही योद्धा की तरह लग रहा था। सफेद रंग का जोधपुरी कुर्ता जिस पर गोल्डन कढ़ाई और राजस्थानी डिजाइन थी। उसने ब्राउन शेड्स पहन रखे थे जो कि उसकी गहरी आंखों को और रहस्यमयी बना रहे थे। ब्राउन जोधपुरी जूती उसकी शाही चाल को और निखार रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। कुछ ही देर में प्रताप परिवार सिसोदिया महल पहुंच चुका था। महल के विशाल द्वार पर स्वागत की तैयारियां चल रही थी। उर्मिला देवी ने आगे बढ़कर अद्वैत की आरती उतारी और पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंदर बुलाया। अद्वैत एक राजा की तरह चल रहा था। उसका रौब, उसकी शाही चाल, सब कुछ ऐसा था कि हॉल में मौजूद हर कोई बस उसे ही देख रहा था। वहीं आदित्य, जो खाने का बड़ा शौकीन था, चुपचाप बुफे की लिस्ट पढ़ने लगा था। मलाई कोफ्ता, राजस्थानी गट्टे की सब्जी, मखनिया लस्सी। उसका मुंह तो पानी से भर गया। बिना देखे आगे बढ़ते हुए वो किसी से जोर से टकरा गया। आउच! सामने वाली लड़की भी चिल्ला पड़ी और अपना सिर सहलाने लगी। आदित्य ने गुस्से से सामने देखा। आंखें है कि बटन देखकर नहीं चल सकती क्या? सामने खड़ी लड़की भी कम नहीं थी। उसने अपने कमर पर हाथ रखा और पलट कर बोली, ये तो मैं भी कह सकती हूँ। आंखें हैं कि घोटाले, तुम भी देख नहीं सकते थे? बड़े आए। आदित्य ने उंगली दिखाते हुए कहा, पता है मैं कौन हूँ? लड़के वालों की तरफ से हूँ, तो जरा तमीज से बात करो। लड़की ने घूरते हुए जवाब दिया, अच्छा जी, हम भी लड़की वाले हैं और कुछ कम भी नहीं है। अब तुमने शीतल चौधरी को जाना ही क्या है? मैं तोप हूँ, तोप, जला के राख कर दूंगी। कहकर उसने अपने बाल झटके और वहाँ से चली गई। उसे देखकर तो आदित्य का मूड पूरी तरह खराब हो गया। इधर महल के अंदर अदिति अपने कमरे में बैठी थी। उसने गुलाबी रंग का राजस्थानी स्टाइलिश ड्रेस पहना हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि प्रताप परिवार आ चुका है। तभी उर्मिला देवी और उसकी कजिन्स बहनें अंदर आई। उर्मिला जी ने उसकी नजर उतारी, अपनी आंखों से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगा दिया। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। थू 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 थू। अदिति हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में नमी तैर गई। उर्मिला जी ने आगे बढ़कर अदिति के चेहरे पर दुपट्टा डाल दिया। शादी के 1 महीने तक अपना चेहरा छुपा कर रखना, नई बहुएं अपना चेहरा नहीं दिखाती। अदिति ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, जी मासा। फिर उसे हॉल में ले जाया गया। पूरे हॉल में रौनक थी। अदिति को अद्वैत के पास बिठाया गया। अदिति जमीन की तरफ देख रही थी और उसका एक हाथ घूंघट थामे हुआ था। तभी उर्मिला देवी और गीता जी आगे आई। उन्होंने एक थाल में लाल रंग का एक छोटा सा बक्सा रखा जिसमें सगाई की अंगूठियां थी। दोनों ने बक्से को खोला और अपने बच्चों की ओर बढ़ाया। अदिति ने अपनी माँ के हाथ से अंगूठी ले ली। अद्वैत ने एक नजर अंगूठी पर डाली, फिर अपने बाबा सा को देखा और चुपचाप रिंग ले ली। अद्वैत बेटा, बहू को अंगूठी पहनाइए, दादी सा ने कहा। अद्वैत ने बिना कोई भाव दिखाए अपना हाथ आगे बढ़ाया। अदिति ने कांपते हाथों से अपना हाथ अद्वैत के हाथ में रख दिया। अदिति के कोमल छुअन को महसूस कर अद्वैत को कुछ अजीब महसूस हुआ। फिर उसने ज्यादा कुछ सोचे बिना ही अदिति को अंगूठी पहना दी। अब बारी अदिति की थी। उर्मिला जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अदिति ने इशारा समझा और धीरे से अंगूठी उठाकर अद्वैत की ओर बढ़ाई। अद्वैत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अदिति ने अद्वैत को अंगूठी पहना दी। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। बच्चे फूल बरसाने लगे, लेकिन दोनों के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। शाम को महल में मेहंदी की रस्म थी। प्रताप परिवार महल में ही रुका हुआ था। अदिति ने मेहंदी के लिए हरे रंग का राजस्थानी लहंगा पहना हुआ था। वो आंगन में बैठी थी और उसे घुटनों तक मेहंदी लगाई जा रही थी। चारों तरफ पर्दे लगाए गए थे। तभी वहाँ अद्वैत को बुलाया गया। अद्वैत अंदर आया। उसकी नजरें सामने सफेद पर्दे पर पड़ी। अदिति पीठ करके बैठी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लहराते हुए गिरे थे। तभी मेहंदी वाली लड़की आगे आई और अद्वैत के सामने घुटनों के बल बैठ गई। बेटा, हाथ आगे करिए, शगुन की मेहंदी लगनी है, दादी सा ने कहा। अद्वैत ने बिना कुछ बोले अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। लड़की ने अद्वैत के हाथ में अदिति का नाम लिख दिया। अद्वैत एकटक अदिति के नाम को देखता रहा। दूसरी तरफ अदिति के हाथों में अद्वैत का नाम बड़े यूनिक तरीके से लिखा गया। मेहंदी वाली ने मजाकिया अंदाज में कहा, जमाई साहब, जितना चाहे उतना ढूंढ ले, उनका नाम नहीं मिलेगा। गीता जी हंसकर बोली, हमारे अद्वैत जी भी कम चालाक नहीं है, देखते हैं ढूंढ पाते हैं या नहीं। अद्वैत ने बिना कोई जवाब दिए बस खड़ा हुआ और बोला, अगर रस्म हो गई हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? ये कहकर वो वहाँ से चला गया। गीता जी को बुरा तो लगा। वो भैरवी जी से बोली,
ये बच्ची सुबह से अपने हाथ पांव आगे करके बैठी है, अभी तक उफ तक नहीं की है। और ये हमारे राजा साहब को देखो, 5 मिनट भी बैठा नहीं गया। कुछ देर में मेहंदी की रस्म पूरी हो चुकी थी। हवेली के बाहर गार्डन में रात्रि भोज की पूरी व्यवस्था कर दी गई थी। मेहमानों के लिए अलग अलग टेबल लग गए थे, लेकिन सिसोदिया और प्रताप परिवार के लिए एक बड़ा शाही टेबल सजाया गया था। अदिति के हाथों और पैरों पर लगी मेहंदी अब और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। वहीं अद्वैत सफेद पैंट और हरे कुर्ते में बेहद रॉयल दिख रहा था। वो गार्डन में पीछे हाथ बांधे मेहमानों से बातें कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तभी उसके कानों में पायल की हल्की सी आवाज पड़ी। उसे अनायास ही उस ओर देखना पड़ा। अदिति सिर पर बड़ा सा घूंघट डाले हुए धीरे धीरे गार्डन में आ रही थी। उसके हाथों और पैरों की मेहंदी उसके नाजुक अस्तित्व को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। अद्वैत ने एक पल उसे देखा और फिर अपनी नजरें फेर ली। रतन सिंह ने आगे बढ़कर सिसोदिया परिवार में सबको खाने के लिए आमंत्रित किया। आइए खाना शुरू किया जाए। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। महल की सेविकाएं खाना परोसने लगी, लेकिन सिसोदिया परिवार की महिलाएं खुद ही खाने की व्यवस्था संभाल रही थी। गीता जी, भैरवी जी, उर्मिला जी और शीतल सब व्यस्त थीं। अदिति और अद्वैत अगल बगल बैठे थे। अदिति ने तिरछी नजरों से अद्वैत के दाएं हाथ को देखा, उसकी हथेली पर देखा। अदिति ये नाम, और जिसका रंग गहरा दिखाई दे रहा था। ये देखकर अदिति की दिल की धड़कन तेज हो गई। कहते हैं जिसकी मेहंदी का रंग गहरा होता है वो अपने पति को बहुत प्यार करती है। लेकिन क्या अद्वैत कभी उसे प्यार कर पाएगा? तभी उर्मिला जी ने अचानक कहा, अरे मैं तो भूल ही गई, अदिति तो खुद से खा नहीं पाएगी, उसके हाथों में मेहंदी लगी है। कोई बात नहीं, बाद में खा लेगी। अदिति ने सिर हिलाकर सहमति जताई। तभी कमल प्रताप सिंह बोले, भाभी सा, अदिति बाद में क्यों खाएगी? उसका भरतार बैठा है ना बाजू में। उन्होंने अद्वैत की ओर देखा और आदेश भरे लहजे में कहा, बेटा खिला दो बहू को, अन्न का इंतजार नहीं कराते और ना ही बीच में छोड़कर जाते हैं। अद्वैत के हाथों की मुट्ठियां कस गई। अदिति ने ये साफ देखा, उसकी उंगलियों में हल्की कपकपी आ गई थी। वो धीमे स्वर में बोली, नहीं काका सा, मैं बाद में खा लूंगी, मुझे भूख नहीं है। कमल प्रताप सिंह ने हंसते हुए कहा, बेटा काका सा नहीं बाबा सा कहो, बाबा सा, अब हम तुम्हारे ससुर जो ठहरे। अदिति ने धीरे से सिर झुका लिया। जी बाबा सा। गीता जी ने अद्वैत और अदिति की प्लेट में खाना रख दिया। उर्मिला जी ने अदिति का घूंघट थोड़ा ऊपर उठाया, जिसमें सिर्फ उसके होंठ ही दिख रहे थे। अद्वैत ने पहला निवाला उठाया और बिना कहे अदिति के मुंह की ओर बढ़ाया। अदिति ने आंखें बंद कर ली। उसके परिवार में सिर्फ बाबा सा और भाई सा ने ही कभी उसे इस तरह खिलाया था, लेकिन अद्वैत का स्पर्श बिल्कुल अलग था। अद्वैत खुद भी खाना खा रहा था, लेकिन बार बार अदिति को खिला रहा था। लेकिन एक बार भी अदिति की ओर देख ही नहीं रहा था। लेकिन सबको ये लग रहा था कि वो शर्मा रहा है, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। अद्वैत सिर्फ रस्म निभा रहा था और अदिति के लिए ये अनकहा एहसास था। खाना खिलाते खिलाते अद्वैत की उंगलियां 2-3 बार अदिति के होठों को स्पर्श कर गई। एक हल्की सी सनसनी दोनों तरफ दौड़ गई। अदिति ने धीरे से अपना हाथ उठाया, ये इशारा करते हुए कि उसका खाना हो गया। अद्वैत ने बिना कुछ कहे हाथ पीछे कर लिया और खाना खाने लगा। धीरे धीरे बाकी लोग खाना खत्म करके चले गए, लेकिन अद्वैत जानबूझकर रुका हुआ था। अब गार्डन में सिर्फ अदिति और अद्वैत ही बचे थे। अदिति ने उसे देखा और हल्की आवाज में कहा, आपको कुछ और चाहिए? मैं आपको लाकर देती हूँ। अद्वैत ने ठंडी बेरहम आवाज में कहा, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। तुम मेरी नजरों के सामने तो क्या, मेरे आस पास भी आने की कोशिश मत करना। आई हेट यू। ये सुनकर अदिति की आंखें नम हो गई। क्यों अद्वैत शादी नहीं करना चाहता था? क्या अद्वैत इस रिश्ते को अपनाएगा? अदिति का पहला एहसास क्या धीरे धीरे मोहब्बत में बदल जाएगा? अद्वैत कब तक इस शादी से भागता रहेगा? क्या तकदीर इन दोनों के बीच कोई नया खेल खेलेगी? क्या ये नजदीकियां सिर्फ रस्मों तक ही सीमित रहेंगी, या दिल में भी कोई हलचल होगी? जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। एपिसोड 4। अद्वैत ने अपने हाथ से टिश्यू उठाया, होठों को हल्का सा साफ किया और कुर्सी पीछे खींचते हुए उठ खड़ा हुआ। जैसे ही उसने मुड़कर जाने के लिए कदम बढ़ाया, उसे हल्की सी खिंचाव की अनुभूति हुई। उसका सोने का ब्रेसलेट अदिति के दुपट्टे में फंस चुका था। अदिति की हल्की सी चीख निकली। उसका दुपट्टा उसके माथे के बालों से अटका था और खिंचाव से उसके बालों में हल्का सा दर्द हुआ। अद्वैत ने उसकी तरफ देखा, उसे सिर्फ अदिति के गुलाबी होठ ही नजर आए, लेकिन अद्वैत ने झटके से अपनी चैन निकाली, उसे अदिति की हथेली में रख दिया, जैसे अदिति ने चैन जानबूझकर फंसाई हो। वो बिना कुछ कहे गुस्से से वहां चला गया। क्या उसने सोचा कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया? अदिति उसे जाते हुए देखती रही। उसकी मुट्ठी में अद्वैत का ब्रेसलेट कस चुका था। उसने हल्के से दुपट्टे को अलग किया और धीरे से ब्रेसलेट को देखा। क्या ये मेरी तकदीर की कोई डोर है? कुछ देर अदिति अपने कमरे में पहुंची और थकान से वो चूर हो चुकी थी।
उसके हाथ और पैरों में हल्की सी जलन थी क्योंकि पूरे दिन मेहंदी लगी हुई थी। तभी शीतल कमरे में आई। अदिति ने आरामदायक स्लीवलेस कॉटन कुर्ता पहन लिया था क्योंकि अब उसे मेहंदी साफ करनी थी। तो वो जमीन पर बैठ गई और शीतल ने एक कॉटन के टुकड़े से धीरे धीरे उसकी मेहंदी साफ करनी शुरू कर दी। ओहो, क्या बात है। शीतल मुस्कुराई। देखा, हमारे जीजू को कितना सपोर्ट मिलता है। तुम्हारे ससुर ने तो खुद हुक्म दे दिया कि वे तुम्हें खाना खिलाए और जीजू ने बिना किसी नानुकुर के खाना भी खिला दिया। अदिति ने जबरदस्ती मुस्कान दी, लेकिन अंदर से उसका दिल भारी था। कैसे बताऊं कि जो दिखता है वो सच नहीं। थोड़ी देर बाद अदिति सो गई, पर उसकी मुट्ठी में अब भी अद्वैत का ब्रेसलेट था। वो उसे बार बार देखती और देखते देखते कब सो गई उसे खुद भी पता नहीं चला। अगली सुबह की पहली किरण हवेली की दीवारों पर पड़ रही थी। अदिति की आंख खुली। उसने सबसे पहले अपने हाथों को देखा और हैरान रह गई। उसकी मेहंदी इतनी गहरी आई थी कि जितनी पहले कभी नहीं आई थी। कहते हैं जिसकी मेहंदी गहरी हो उसका पति उसे बहुत प्यार करता है। उसका दिल धक से रह गया, लेकिन क्या अद्वैत उससे प्यार कर सकता था? सुबह 7 बजे पूरी हवेली हल्दी की तैयारियों में व्यस्त थी। अदिति ने पीले रंग का राजस्थानी लहंगा पहना और फूलों की ज्वेलरी से उसे सजाया गया था। वहीं दूसरी तरफ अद्वैत अपने कमरे में गुस्से से कुर्ते के बटन लगा रहा था। उसे कल रात की बातें याद आ रही थी, खासकर जब उसने जबरदस्ती अदिति को खाना खिलाया था। मैंने हमेशा कहा कि मैं अपनी पत्नी की सेवा कभी नहीं करूंगा और मैं कल खुद उसे खाना खिला रहा था। उसने गुस्से में दांत भींचे और बुदबुदाया, बस एक बार ये शादी हो जाए, मैं इसे ऐसा ढाल दूंगा कि ये खुद मेरी मदद मांगना छोड़ देगी। उसने बालों में हल्का सा जेल लगाया, दाढ़ी ठीक की और कमरे से बाहर आ गया। हल्दी का कार्यक्रम हवेली के आंगन में हुआ। अदिति और अद्वैत के बीच पर्दा डाला गया था क्योंकि शादी से पहले एक दूसरे को देखना शुभ नहीं माना जाता था। अद्वैत सोफे पर बैठा था हल्दी की रस्म निभाने के लिए। तभी छन 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 अचानक पायल की कई आवाजें उसकी कानों में पड़ी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उन 1000 आवाजों में से बस एक आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा। अदिति की पायल की आवाज। धीरे धीरे वो आवाज करीब आने लगी और जैसे ही वो उसके पास पहुंची, अद्वैत के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन वो खुद भी नहीं जानता था कि वो मुस्कुरा क्यों रहा था। अद्वैत की हल्दी की रस्म शुरू हुई। कुछ महिलाएं उसके हाथ और चेहरे पर हल्दी लगाने लगी। अद्वैत का चेहरा अब भी भावहीन था, लेकिन जब हल्दी अदिति के पास लाई गई, माहौल और गहरा हो गया। उर्मिला देवी ने अदिति का घूंघट थोड़ा ऊपर उठाया और उसके नाक और गाल पर हल्दी लगाई। बाकी औरतें उसके हाथ और पैरों पर हल्दी लगाने लगी। अद्वैत ने एक नजर अदिति की ओर डाली। उसके पैर हल्के हल्के हिल रहे थे, जिससे उसकी पायल से फिर वही छन छन की आवाज आ रही थी। अद्वैत एकटक उसके खूबसूरत मेहंदी से सजे पैरों को देखता रह गया। दूर खड़ी गुंजन और अस्मिता एक दूसरे को देखकर दांत दिखाने लगी। भाई साहब, अपनी लुगाई को कितनी मोहब्बत से देख रहे हैं, देखो तो। शाम को संगीत का कार्यक्रम था। प्रताप परिवार और मेहमानों को हवेली के पीछे बने अतिथि गृह में ठहराया गया था, लेकिन सिसोदिया परिवार की लड़कियों को नाचने की इजाजत नहीं थी। अच्छे घर की लड़कियां सबके सामने तमाशा नहीं करती, इसीलिए माहौल को हल्का करने के लिए बंजारन डांसर्स को बुलाए गए थे। पूरा परिवार सोफे पर बैठा था और बीच में बंजारने नाच रही थी। आदित्य स्टेज पर आया और पूरे जोश में नाचने लगा। गुंजन ने तालियां बजाई और अस्मिता ने जोर से सीटी मारी। अद्विक ने सिर हिला दिया और अद्वैत ने गुस्से से अस्मिता को घूरा। स्टेज पर आदित्य गाने लगा। फिर उसने शीतल की तरफ देखा और सबकी नजरें उस पर टिक गई। शीतल शर्मा गई। तभी आदित्य ने अचानक उसका पल्लू खींच लिया तो सब हंसने लगे और अदिति के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। सबको देखने के बाद अदिति ने अचानक हल्की आवाज में पूछा, हुकुम, आपके एक और भाई है ना, वो नहीं दिख रहे? ये सुनकर अद्वैत की भौहें तन गई। ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, जब घर आओगे तब मिल लेना। अदिति का दिल टूट गया। उसने तो बस एक मासूम सा सवाल पूछा था, लेकिन अद्वैत का जवाब फिर से इतना बेरहम क्यों था? उसने गुस्से में मुंह फेर लिया। अदिति का मन बुझा हुआ था। संगीत का फंक्शन खत्म होने के बाद वो धीरे धीरे अपने कमरे में आई और आईने के सामने बैठकर अपनी चूड़ियां निकालने लगी। उसका मन अब भी अद्वैत की बातों से खिन्न था। हुकुम को तो सीधा जवाब भी देना नहीं आता। मैंने तो बस एक सिंपल सा सवाल पूछा था, उसमें भी ऐसे जवाब दिया जैसे कोई मैंने गुनाह कर दिया हो। उसने गुस्से से आईने में अपनी शक्ल देखी और फिर बुनबुनाई, हर वक्त नाक पर गुस्सा रहता है, अकड़ू कहीं के। फिर अचानक से उसे एहसास हुआ कि वो अपने पति के खिलाफ ही बड़बड़ा रही थी। उसने खुद को टोका, नहीं, हमारे यहाँ पति परमेश्वर होते हैं, उन्हें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बोला जा सकता। उसने गहरी सांसें ली और अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली गई। कल सुबह उसकी शादी थी और उसे जल्दी तैयार होना था। वहीं दूसरी ओर अद्वैत भी अपने कमरे में था। उसने गुस्से में अपनी शेरवानी टेबल पर फेंकी और बिस्तर पर बैठ गया। कल की रात और आज का दिन दोनों ही उसे अंदर से परेशान कर रहे थे। वो चाहता था कि ये शादी बस एक रस्म बनकर रह जाए, लेकिन ना चाहते हुए भी उसका ध्यान बार बार अदिति की ओर ही चला जाता था।
और जब अदिति ने उसके भाई के बारे में पूछा था, उसे बहुत अजीब लगा था। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरा भाई कौन है? उसे इस बारे में जानने की जरूरत ही क्या थी? लेकिन उसके मन में एक और सवाल था, क्या मुझे उसका किसी और के बारे में पूछना अच्छा नहीं लगा? अद्वैत ने खिड़की से बाहर चांद की ओर देखा और गहरी सांस ली। एक बार शादी हो जाए, फिर सब कुछ वैसे ही होगा जैसा मैं चाहता हूँ। ये कहकर वो गुस्से में बत्ती बुझाकर सोने की कोशिश करने लगा, पर उसे नींद ही नहीं आई। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। एपिसोड 5। प्रताप परिवार जैसलमेर में अपनी हवेली चले गए थे। शादी ब्याह का घर था और लड़के वाले अभी लड़की वाले के यहाँ रह नहीं सकते थे, इसीलिए वो अपने महल में चले जाते हैं। अदिति नहा धोकर लहंगे और ब्लाउज में कमरे में आती है। 2-3 लड़कियां अंदर अदिति को कमरे में तैयार करने के लिए आती हैं। अदिति ने राजस्थानी ब्लाउज और लहंगा पहना हुआ था। अदिति खुद को मिरर में देख रही थी। वो खुद के चेहरे को देखकर अपने मन में बोली, क्या मैं दिखने में खूबसूरत नहीं? क्या मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? क्या मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ? तो क्यों हुकुम मुझे एक नजर भी देखना नहीं चाहते? क्यों? एक लड़की उसका ब्राइडल मेकअप आगे से करने लगती है। दूसरी लड़की अदिति के बालों में हेयर स्टाइल बना रही थी और तीसरी लड़की अदिति के पैरों पर नेल पेंट कर रही थी। 2 लड़कियां अदिति को गहने पहनाने में लगी थी। गले में हार पहनना, झुमके, मांग टीका, हाथों में चूड़ियां, आंखों में हल्का सा काजल लगा देती है। फिर एक लड़की उसके माथे चुनरी उड़ाकर उसके नाक में नथनी पहना देती है और दूसरी लड़की उसकी कमर में तागड़ी पहना देती है। अदिति अपनी आंखें खोलकर खुद को सामने देखती है और खुद को ही देखती रह जाती है। अदिति बहुत खूबसूरत लग रही थी। अदिति खुद को देख अपनी पलकें झपका देती है और वो खुद को देखकर शर्मा रही होती है। उसके हुक्म उसे देखेंगे तो उसे कितनी शर्म आएगी, ये सोच में डूबकर वो अपनी आंखें नीचे कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ अद्वैत तैयार हो चुका था। आदित्य और गर्वित दोनों ने अद्वैत को तैयार किया था। गर्वित आज सुबह जल्दी आया था। कल अदिति इसके बारे में पूछ ही रही थी। गर्वित आदित्य का छोटा भाई और अद्वैत के काका सा का बेटा था। वो राजस्थान के बाहर पढ़ता था, जिस कारण जल्दी नहीं आ पाया क्योंकि उसकी एग्जाम थी। अद्वैत खुद को मिरर में देख रहा था। क्रीम शेरवानी थी जिस पर गोल्डन डिजाइन की गई थी और उस पर मरून दुपट्टा लिया हुआ था और बालों को जेल से सेट किया हुआ था। अभी तक अद्वैत ने ऊपर साफा यानी पगड़ी नहीं पहनी थी। रिवाज के हिसाब से अद्वैत की भाभी साफा पहनाती है, पर घर में खुद अद्वैत बड़ा था, उसे पगड़ी पहनाने कमल जी अंदर आते हैं। कमल जी को देखकर आदित्य गर्वित दोनों खड़े हो जाते हैं। कमल जी उन्हें बाहर जाने को कहते हैं। दोनों बाहर चले जाते हैं। कमल जी आगे आकर अद्वैत को बैठने के लिए कहते हैं। अद्वैत सोफे पर बैठ जाते हैं। कमल जी आगे आकर पगड़ी पहनाने लगते हैं। अद्वैत बिल्कुल भी उनके सामने नहीं देखता है। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। तभी कमल जी बोले, ब्याह है छोरा तारो, हंस भी दिया कर। ये सुनकर अद्वैत खड़ा होता है और मिरर में खुद को देखकर बोला, आप एक लड़की को बिना जाने हमारे घर की बहू बना रहे हैं। आपको उसका स्वभाव नहीं पता है, कैसा है, कैसी रहती है, सिर्फ अपने दोस्त की बेटी है ये कहकर शादी करवा रहे हैं। फिर आपको खुद ही दिक्कत होगी, जैसे काकी सा के कारण हो रही है। वो कुछ ज्यादा बोल देती तो आप उन्हें जेठ होने के नाते डांट देते, वो कुछ ऐसी वैसी हरकत करती तो काका सा डांट देते हैं। अब आपकी बहू कैसी है आपको पता भी है? ये सुन कमल जी अपने पीठ के पीछे हाथ रखकर बोले, रतन सा को पता है मारे घर कैसे नियम से, उन्होंने उसी नियम को ध्यान में रख बहू को बड़ा किया होगा। अद्वैत खुद को देखकर बोला, अभी शादी नहीं हुई है, आपके सामने अभी पूरे होशो हवाश में बोल रहा हूँ। उस लड़की को मारे घर के सारे नियम मानने होंगे, अगर नहीं माने तो मैं उस तरह से उसे ढाल दूंगा कि ना चाहते हुए उसे अपने पति की आज्ञा का मान रखना होगा। कमल जी कुछ नहीं बोल सके क्योंकि अब ये एक पति और पत्नी के बीच का मामला था। उनकी जवाबदारी सिर्फ शादी कराने की थी। अद्वैत इस मामले में अपने दादा और बाप पर गया था। दोनों का स्वभाव बहुत सख्त था। कमल जी एक नजर अद्वैत को देखते हैं। अद्वैत बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो बोले, अभी तुम्हारी माँ सा को भेजते हैं नजर उतारने के लिए आपकी, कहकर वहां से चले जाते हैं। अद्वैत बस एक टक खुद को देख रहा था। अद्वैत की माँ सा कमरे में आती है, साथ में गुंजन, अस्मिता और काकी सा दादी सा भी थी। दादी सा आगे आकर अद्वैत की नजर उतार लेती है। अद्वैत उनसे आशीर्वाद लेता है। अद्वैत की माँ सा गीता जी बोली, चले बारात निकलने का मुहूर्त हो चुका है। अद्वैत हाँ कहता है और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अद्वैत को एक बड़ी सी तलवार हाथ में देते हैं, जो कि एक असली तलवार और चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह रानी पद्मावती के पति की थी। बरसों से इस तलवार को प्रताप परिवार ने संभाल कर रखा था और अद्वैत गाड़ी में बैठ जाता है। बारात निकल जाती है सिसोदिया महल के लिए। सिसोदिया महल के कुछ दूरी पर सारी गाड़ियां रुक जाती हैं। सभी लोग उतरकर घूमर नाचने लगते हैं, सिवाय अद्वैत के। वो गाड़ी में शेड्स पहनकर बैठा हुआ था और सामने सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, पर उसे ये सब मजबूरी में देखना पड़ रहा था। बारात नाचते नाचते सिसोदिया महल तक आ जाती है। पूरा सिसोदिया परिवार इंतजार कर रहा था।
आदित्य, अस्मिता और गर्वित तीनों बहुत नाच रहे थे और आज उन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं था। अद्वैत अपनी गाड़ी में से बाहर आता है। गीता जी और दादी सा उसे आगे की ओर ले चलती हैं। कमल जी अब बच्चों को और बाकी मेहमानों को नाचने से रोकते हैं और आगे बढ़ने का इशारा करते हैं। सब लोग अद्वैत के पीछे आकर रुक जाते हैं। रतन जी और उर्मिला जी अद्वैत के सामने थे। रतन जी नीचे झुककर अद्वैत के पैर धोते हैं। अद्वैत ने अपनी जूती साइड में निकाल दी थी। रतन जी पैर धोने के बाद नैपकिन से उनके पैरों को पोंछते हैं। अद्वैत अपनी जूती को वापस पहन लेता है। उर्मिला जी आगे आकर अद्वैत को टीका लगाकर आरती उतारती हैं। वहीं शीतल एक टक मुस्कुराकर आदित्य को देख रही थी। आदित्य भी उसे मुस्कुराकर देख रहा था। शीतल आदि में इतना खो चुकी थी कि आदि के ऊपर फूल बरसाने लगी थी। बगल में खड़ा अद्विक शीतल की ये हरकत देख लेता है और शीतल को एक चपत मार देता है तो शीतल होश में आती है और आसपास देखती है। उसका नसीब अच्छा था, ज्यादा लोग और घर के बड़े देख नहीं रहे थे। उर्मिला जी ऊपर लगा तोरण अद्वैत को अपनी तलवार से तोड़ने को कहती है। अद्वैत अपनी तलवार निकालकर ठीक उर्मिला जी के बताए अनुसार एक ही बारी में तोरण को तोड़ देता है। अब बारी थी नाक खींचने की। उर्मिला जी आगे आती है। अद्वैत सीधा का सीधा खड़ा था, वो बिल्कुल भी नहीं झुकता है। उर्मिला जी ऊपर होकर नाक खींचने की कोशिश करती हैं, पर वो खींच ही नहीं पाती। वही सब मुस्कुरा रहे थे। ये सब देखकर गीता जी अद्वैत से धीरे से बोली, बेटा झुक जाओ, थोड़ा रस्म है ना, पूरी करने दो, उनका भी मान रख लो। अद्वैत खुद को ढीला छोड़ देता है। उर्मिला जी थोड़ा सा नाक खींच लेती है। उसे सब मंडप पर ले जाते हैं। अद्वैत आसपास देखता है। हवेली को बहुत ही अच्छे तरह से सजाया गया था। सिसोदिया परिवार ने काफी खर्च किया था। असली मजा तो रात को आने वाला था, जब ये पूरा महल जगमगाने लगेगा। अद्वैत बड़े रौब से चलते हुए अंदर आते हैं। उनके पीछे अद्वैत के गार्ड थे जो शेरवानी पहनकर आए थे। अद्वैत आकर हॉल में बैठ जाता है। उसके आसपास के सोफे पर सारे मर्द बैठे थे। दो सेवक आकर अद्वैत के पीछे सफेद बाल जैसे चीज से पंखा घुमाने लगे। सारे मर्द वहाँ बैठकर कुछ बातें करते हैं और पंडित जी भी उन्हें कुछ कहते हैं। अद्वैत हाथ जोड़कर पूजा करने लगता है। थोड़ी सी विधि करने के बाद अद्वैत सभी मर्दों के साथ खड़ा होकर गार्डन की ओर जाने लगता है। वहीं अदिति को कमरे में घूंघट पहना दिया गया था। अदिति बहुत खुश थी। उसे पहली नजर में हुकुम को देखकर कुछ होने लगा था। उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। एपिसोड 6। करीब 4-5 बजे पूरा परिवार सिसोदिया महल आ जाता है। पूरे परिवार का स्वागत किया जाता है। शादी बाहर गार्डन में थी। हॉल में सभी मर्द बैठे थे और पंडित जी अद्वैत के हाथों विधि करा रहे थे। अब शादी का मुहूर्त हो चुका था। शाम के 7 बज चुके थे। अद्वैत का परिवार आगे से होते हुए गार्डन की ओर जाता है। सिसोदिया परिवार पीछे से गार्डन में जाते हैं। पूरा गार्डन मेहमानों और लाइटिंग से भरा हुआ था। सिसोदिया परिवार मंडप के आगे खड़े थे और सामने अद्वैत के परिवार को आते हुए देखते हैं। अद्वैत हाथी के ऊपर बैठा हुआ था। उसके आसपास कई सेवक खड़े थे जिनके हाथों में लाइटिंग थी और अद्वैत के परिवार के लोग थे। हाथी धीरे धीरे चलते हुए आगे आता है। अद्वैत शान से बैठा हुआ था। अद्वैत किसी राजा की तरह दिख रहा था। उसकी तीखी नजर चारों ओर थी। अद्वैत मंडप के कुछ दूर आता है और ऊपर लटके शुभ लाभ के तोरण को अपनी तलवार से छूता है और हाथी से नीचे उतरकर स्टेज पर जाकर खड़ा हो जाता है और अदिति के आने का इंतजार करता है। चारों ओर कोल्ड फायर जल रहे थे। अद्वैत उनके बीच था। तभी म्यूजिक बजता है। अद्वैत एक टक सामने आते हुए अदिति को देखता है। अदिति के आने से पहले बहुत सारी बाइसा आमने सामने खड़ी होकर पायरो गन से फायर करती हैं। अदिति उनमें से निकलकर अपने पल्लू को पकड़कर आती है। अदिति स्टेज की ओर चलते हुए आती है। अदिति की एंट्री किसी रानी से कम नहीं थी। अदिति शर्माते हुए अपने धीमे धीमे कदम रखते हुए नीचे देखते हुए खुद को संभाले स्टेज पर आती है। अद्वैत अपने हाथों में तलवार पकड़े अदिति को आते हुए देख रहा था। अदिति ने घूंघट लिया हुआ था। अदिति अद्वैत के पास आ जाती है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। दोनों औरतें ऊपर आती हैं। उन्होंने भी राजस्थानी लिबास पहना हुआ था। उनके हाथों में थाली थी और थाली में वरमाला थी। अदिति वरमाला अपने हाथों में ले लेती है। अद्वैत अदिति को देखता है। अदिति वरमाला अद्वैत को पहनाने के लिए अपनी उंगलियों पर खड़ी होती है। अद्वैत बिल्कुल भी नहीं झुकता। वो अपने ही घमंड में खड़ा रहता है। सब लोग उन दोनों को देख ही रहे थे कि अदिति अद्वैत के कंधे तक आती थी, जिस कारण उसे बार बार ऊपर उठना पड़ रहा था। अदिति की कोशिश देखकर अद्वैत को मन ही मन आनंद आ रहा था, पर वो झुकने वाला बिल्कुल नहीं था। गर्वित और आदित्य ये देख मायूस हो जाते हैं। उनकी भाभी माँ इतनी कोशिश कर रही है पर भाई वो है कि झुक ही नहीं रहे हैं। अदिति के माथे पर शिकन आ जाती है। तभी उसे अपने नीचे कुछ महसूस होता है। आदित्य और गर्वित ने अदिति को अपने कंधों में उचका दिया था। सब लोग मुस्कुराकर ताली बजा रहे थे। वहीं अद्वैत आदि और गर्वित को घूर रहा था। अदिति जल्दी से मुस्कुराकर वरमाला पहना देती है। अद्वैत अपनी गर्दन साइड घुमाकर दोनों को आंखों से इशारा करता है नीचे उतारने के लिए, तो दोनों डर कर नीचे उतार के पीछे हो जाते हैं। अदिति अच्छे से वरमाला पहना देती है।
अद्वैत थाली में से वरमाला उठा लेता है और अदिति को देखता है, जो कि नीचे गर्दन करके खड़ी थी। ये देख अद्वैत के होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है और अद्वैत अदिति को वरमाला पहना देता है। अदिति की आंखें बंद हो जाती है। फिर दोनों सीधा खड़े हो जाते हैं और बाकी सबको देखते हैं। सब लोग तालियां बजाते हैं। वहाँ खड़ी कुछ औरतें दिए के साथ घूमर कर रही थी। चारों ओर धुआं निकल रहा था। कोल्ड फायर भी उनके आसपास निकल रहे थे। अद्वैत और अदिति को वहीं चेयर पर बिठा दिया गया था। घर के सभी अद्वैत अदिति के पास आकर उन्हें आशीर्वाद और उपहार देते हैं। अदिति सबके पैर छूकर अपने हाथों में उपहार लेने लगती है। पहले दादी सा आगे आकर उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं और नजर उतार लेते हैं। कमल जी और गीता जी आगे आकर उन्हें उपहार देते हैं। गीता जी अदिति और अद्वैत की नजर उतारती हैं। भैरवी और देवेंद्र जी अद्वैत के काकी सा आगे आकर दोनों को आशीर्वाद देते हैं। रतन जी और उर्मिला जी आगे आकर अपने जमाई सा की नजर उतार लेते हैं और अपनी बेटी की भी नजर उतार कर उन्हें उपहार देते हैं। अद्विक आगे आकर अद्वैत से हाथ मिला लेता है और अपनी लाडो को प्यार से गले लगा लेता है और उसकी नजर उतार देता है। अदिति अपने बाबा सा को और भाई सा को देखकर इमोशनल हो जाती है। अद्विक नाम में सिर हिलाता है। अद्वैत एक नजर उन दोनों को देखता है और अपनी नजर फेर कर गहरी सांस लेता है। उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है। सब लोग बारी बारी उन दोनों को मिलते हैं। फेरों का मुहूर्त हो चुका था। दोनों खड़े होकर मंडप की ओर जाते हैं। अद्वैत अदिति की ओर आकर चेयर पर बैठ जाते हैं। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अद्वैत के हाथ में अदिति का कोमल हाथ था। अदिति के हाथ में फूल थे। पंडित जी मंत्र खत्म होने पर उन्हें आहुति देने को कहते हैं। अदिति और अद्वैत दोनों साथ में आग में हाथ में आहुति देते हैं। रतन जी और उर्मिला जी दोनों सामने की कुर्सी में बैठकर कन्यादान की विधि करते हैं। अदिति की आंखें नम थी। कन्यादान के वक्त हर लड़की की पलकें भीगी जाती है अपने माँ बाप को देखकर। रतन जी अपनी बेटी का हाथ अद्वैत के हाथों में दे देते हैं। अदिति रतन जी का हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। अद्वैत अदिति का हाथ देखता है और उसे धीरे से रतन जी के हाथों से छुड़ाकर अपने हाथों में ले लेता है। ये देख अदिति हैरानी से अद्वैत को देखती है। रतन जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कन्यादान हो चुका था। दोनों खड़े होते हैं। गुंजन आगे आकर अद्वैत के हाथ में अदिति का हाथ पकड़ा के दोनों के हाथ को एक लाल चूनर से बांध देती है। अदिति और अद्वैत अपने अपने हाथों को देखते हैं। तभी गीता जी आकर लाल जूती देती है। वो जूती थी काफी सुंदर, पर वो हल्की थी। माना जाता है उस जूती को फेरे लेते हुए तोड़ना था। अगर जूती टूट जाती है तो ये बात शुभ मानी जाती है, और जूती ना टूटी तो उसे विदाई होने से पहले पहनने रखनी पड़ती है कि जब तक जूती टूट न जाए। अदिति लाल जूती पहन लेती है और अद्वैत के पीछे आ जाती है। अद्वैत और अदिति दोनों फेरे लेना शुरू करते हैं और फिर फेरे के अंत में अदिति एक थाली में से मुरमुरा लेती है। अद्वैत अदिति के पीछे आता है और अदिति के दोनों हाथों को पकड़कर दोनों साथ में आहुति देते हैं। पहले ही फेरे में अदिति की जूती टूट जाती है। अदिति उसे साइड में निकाल देती है। अद्वैत ने जूती मंडप के बाहर निकाल दी थी। शीतल आकर उसे लेने की कोशिश कर रही थी, पर आदि उसके बीच में आ रहा था। तभी शीतल के मन में एक विचार आता है और वो आदि को एक आंख मार देती है। ये देखकर आदि शीतल को एकटक देखने लगता है। मौके का फायदा उठाकर शीतल जूती उठाकर ले जाती है। आदि उसका मुंह ताकता रह जाता है। अद्वैत की छुअन से अदिति का दिल धक धक करने लगता है। वहीं अद्वैत को भी अजीब सा एहसास होता है। दोनों दूसरा फेरा लेते हैं और हर फेरे के साथ मुरमुरा डालते हैं। चौथे फेरे के साथ अदिति अद्वैत के आगे आती है। दोनों फेरे लेते हैं। 7 फेरों के बाद दोनों चेयर पर बैठ जाते हैं। अद्वैत के आगे एक औरत थाल लेकर आती है जिसमें सिंदूर और मंगलसूत्र था। पंडित जी बोले, दुल्हन को सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाइए जजमान। अद्वैत एक सिक्का लेता है और उसमें से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अदिति को घूंघट के ऊपर से लगा देता है। अदिति की आंख बंद है और अद्वैत के हाथों को कसके पकड़ लेती है। अद्वैत एक नजर अपने उस हाथ को देखता है जो अभी भी अदिति के साथ बंधे हुए थे। अद्वैत मंगलसूत्र को अपने हाथ में लेता है। तभी गुंजन आकर अद्वैत का एक हाथ छुड़ा देती है। अद्वैत अपने दोनों हाथों से मंगलसूत्र पहनाता है। अद्वैत जैसे ही अपने हाथों को पीछे लेने के लिए करता है, उसके हाथ में एक बूंद आंसू की गिर जाती है। अद्वैत अपने हाथ को देखता है, फिर आंसू को अपने दूसरे हाथ से पोंछकर सामने देखने लगता है। अद्वैत के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। पंडित जी बोले, ये विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति और पत्नी हुए, जैसे शिव और पार्वती की जोड़ी आज तक साथ है, उसी तरह 7 जन्म आप दोनों साथ रहें। जाइए, बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। शादी पूरी रात तक चली। सुबह के 4 बजे सभी लोग वहीं गार्डन में बैठे थे। कुछ औरतें नाच रही थी और सब उन्हें देखे जा रहे थे। विदाई का मुहूर्त सुबह 7 बजे का था। अदिति और अद्वैत एक साथ एक सोफे पर बैठे थे। बगल में एक बड़े से टेबल पर बहुत सारे उपहार रखे हुए थे जो रतन जी ने अपनी बेटी को दिए थे। उनकी पहले से ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी एक राजकुमारी बनकर जाएगी। टेबल पर काजू बादाम से लेकर मिठाई तक की विभिन्न प्रकार की
मिठाइयाँ पैक करके रखी गई थी। गुड्डे गुड्डियों से लेकर अदिति की जूती, कपड़े, सभी प्रकार के गहने, सब कुछ सजाया गया था। सारे मेहमान सिसोदिया परिवार की इतनी सजावट देखकर हैरान थे। जब सिसोदिया जी इतना सब कुछ कर सकते हैं तो सोचिए प्रताप परिवार दोनों बेटियों के लिए क्या क्या करेंगे। सब लोग दोनों बेटियों की शादी के इंतजार में थे। गुंजन अद्विक के बगल में खड़ी उसे ही तिरछी नजरों से देख रही थी। अद्विक भी उसे कई बार देख लेता है। क्या होगा अब आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। एपिसोड 7। शादी हो चुकी थी। सुबह के 7 बज चुके थे। विदाई का मुहूर्त हो चुका था। अदिति को अब महल से बाहर की ओर ले जाया जाता है। अद्वैत भी अदिति के साथ साथ ही चल रहा था। अदिति की आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। महल के बाहर आते हैं। अदिति अपने बाबा के गले से लग जाती है और रोने लगती है। रतन जी उसके माथे पर हाथ फेरने लगते हैं। अद्वैत अपनी नजर घुमा लेता है। उसकी आंखों में इस वक्त कोई भी भाव नहीं था। रतन जी से अलग होकर अदिति ने अद्विक को गले लगाया। अद्विक के आंखों में आंसू थे। वो अपने आंसू को पोंछ लेता है। वहीं उर्मिला जी नीचे बैठ गई थी। रोने और आघात में वो बेहोश हो चुकी थी। अदिति उनकी हालत देखकर और रोने लगी थी। तभी रतन जी हाथ जोड़ते हैं और अद्वैत से बोलते हैं, जमाई जी, मेरी बेटी का ध्यान रखना। उसे मैंने एक राजकुमारी की तरह पाला है। कभी कोई दुख नहीं दिया, ना उसकी आंखों में कभी आंसू आने दिए। मेरी बेटी का हर पल साथ देना। अद्वैत रतन जी के हाथ नीचे करके बोलता है, आपसे मैं प्रेरित हुआ हूँ। आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए। मैं आपकी बेटी का पूरा ध्यान रखूंगा। अद्विक अदिति को पकड़कर गाड़ी की तरफ ले जाता है, पर अदिति अपनी उंगली दिखाकर बोलती है, माँ। अद्विक बोलता है, डरो मत गुड़िया, उन्हें कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ दुखी हैं। बीपी लो हो गया होगा। मैं अभी उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। तुम अच्छे से अपनी जीवन की शुरुआत करो। माँ की चिंता मत करना। अदिति मना करती है, पर उसके भाई उसे गाड़ी में बिठा देते हैं। उर्मिला जी धीरे धीरे होश में आती हैं और हिम्मत करके खड़ी होकर रतन जी का सहारा लेकर अदिति के पास आती हैं। अदिति गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी माँ के गले से लग जाती है। अद्वैत अपने बगल वाली सीट पर बैठ चुका था। वो एक बार अदिति और उसकी माँ को देखता है। अदिति ने अभी भी घूंघट रखा हुआ था। उर्मिला जी बोलती है, मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना। जमाई जी, मैं अपने कलेजे का टुकड़ा आपको दे रही हूँ। मेहरबानी करके मेरी बेटी को खुश रखना। मेरी बेटी गाय जैसी है। आप सुबह को सुबह कहोगे तो सुबह और रात कहोगे तो रात मान लेगी। अद्वैत हाँ कहकर उन्हें निश्चिंत होने का कहता है। अब अदिति बैठ चुकी थी। गाड़ी चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हो चुकी थी। अद्वैत एक टक सामने देखता है। उसे अदिति की सुबकने की आवाज सुनाई दे रही थी। अद्वैत आराम से बैठ जाता है, क्योंकि सफर 5 घंटे का था और बीच बीच में खाने पीने के लिए रुकना भी था। अदिति एक टक गाड़ी में नीचे ही देखे जा रही थी। तभी ड्राइवर गाना चला देता है। अद्वैत और अदिति दोनों मौन थे। अद्वैत की आंखें बंद थी। तभी वो बिना किसी भाव के अपनी रौबदार आवाज में बोलता है, राणा, इस वक्त गाड़ी में मुझे शांति चाहिए। मुझे कोई भी आवाज नहीं चाहिए, समझ गए ना? ये सुनते ही अदिति भी चुप हो जाती है, क्योंकि उसकी सुबकने की आवाज भी चालू थी। वे लोग दोपहर को एक होटल में रुकते हैं। कमरे में सब फ्रेश होते हैं और सारा परिवार नीचे खाना खाने के लिए चला जाता है। गुंजन और अस्मिता अपनी भाभी के पास बैठी थी। वहीं आदित्य और गर्वित अदिति के पास बैठने के लिए लड़ रहे थे। ये देख अद्वैत गुस्से से बोलता है, बच्चे नहीं है आप सब, जाइए और अपनी जगह पर बैठकर खाना खाइए। मुझे खाने के टेबल पर किसी की आवाज आई तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर चारों सकपका जाते हैं। अदिति हैरानी से अद्वैत को देखने लगी थी। उसे अभी तक लगा नहीं था कि अद्वैत सिर्फ उसके लिए ऐसा करता था, पर वो गलत थी। अद्वैत अपने भाई बहन के साथ भी ऐसा ही कड़क मिजाज से पेश आता था। होटल में खाना खाने के बाद शाम के 7 बजे वे लोग अपने भवन पर पहुंच जाते हैं। महल के बहुत बड़े तालाब थे, जो प्रताप परिवार के थे। तालाब इतना बड़ा था कि वहाँ नौका भी चलाई जा सकती थी। बहू की शानदार एंट्री के लिए वे लोग पीछे के रास्ते यानी तालाब में से जाने का निर्णय लेते हैं। अद्वैत गाड़ी से उतरकर नौका पर चढ़ जाता है। अदिति भी उसके पीछे उतर जाती है, पर उससे ट्रेडिशनल ड्रेस में नौका पर चढ़ना जम नहीं रहा था। वो आसपास मदद के लिए देखती है। आदि उस ओर ही आ रहे थे। तभी अदिति प्यार से बोलती है, देवर जी। आदि उस ओर देखता है। नौका में खड़ा अद्वैत भी अदिति को देखता है, जो आदि को ही देखे जा रही थी। आदि मुस्कुराते हुए जैसे ही अपनी भाभी की मदद करने आता है, तभी उसे अपने पर किसी की नजर महसूस होती है। वो एक नजर सामने नौका की ओर देखता है, जहाँ अद्वैत उसे ही घूर रहा था और आंखों के इशारे से उसे वहाँ से जाने को कहता है। आदि अपने कंधे को उचकाकर दूसरी नौका में चला जाता है। अदिति आदि को देखती ही रह जाती है, क्योंकि उसने सामने अद्वैत को देखा ही नहीं था। तभी उसे अपने आगे एक हाथ नजर आता है। वो सिर उठाकर ऊपर देखती है। अद्वैत का एक पैर नौका में और दूसरा पैर जमीन पर था। अदिति अद्वैत के भारी हाथ को देखती है और अपने कोमल हाथ उसके हाथों पर रख देती है। अद्वैत उसे खींच लेता है। अदिति खुद को संभाल नहीं पाती और नौका में जाकर अद्वैत के सीने से लग जाती है।
अद्वैत और अदिति पहली बार इतने नजदीक आए थे। अदिति की आंखें बंद थी, उसका सिर अद्वैत के सीने से लगा हुआ था। अद्वैत का एक हाथ अदिति की पीठ को कवर कर रहा था और वो एकटक अदिति के माथे को देख रहा था। दोनों को होश आता है और एक दूसरे से वे अलग होते हैं। अदिति कांपते हुए बोली, माफी हुकुम, मेरा पैर फिसल गया था। अद्वैत कुछ नहीं कहता और नौका चालक को देखता है और इशारे से उसे नौका चलाने को कहता है। इस नौका में सिर्फ अदिति, अद्वैत और ड्राइवर थे। ड्राइवर आगे था। अदिति अद्वैत के पास आकर खड़ी रहती है। अद्वैत अपने पीठ के पीछे हाथ डालकर शांत पानी को देख रहा था। अदिति एक नजर अद्वैत को देखती है और शांत पानी को देखने लगती है। तभी अद्वैत बोलता है, आप अब बड़ी हो चुकी हैं। अदिति अद्वैत को देखती है और अपने मन में बोलती है, हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो मेरी शादी हुई है। तभी अद्वैत बोलता है, ज्यादा मत जुबान चलाइए, जो मैं कह रहा हूँ वही सुनिए। उसके हुक्म को कैसे पता चला कि वो क्या सोच रही थी? तभी अद्वैत बोलता है, ज्यादा ना सोचिए, अगर इंसान मौन हो तो समझ लीजिए कि वो सोच रहा है। अदिति ये सुनकर हाँ में सिर हिलाती है। तभी अद्वैत बोलता है, बात बात पर अपने भाई और बाबा के गले से मत लगा कीजिए, ये अब शोभा नहीं देता। ये सुनकर अदिति हैरान रह जाती है, आखिर अद्वैत को इन सब से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? वहीं अद्वैत खुद नहीं जानता था कि अदिति को वो ऐसा क्यों कह रहा है। अदिति सिर झुकाकर कहती है, जी हुकुम। अद्वैत अदिति को देखता है। उसे घूंघट से साफ चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था, पर उसकी पलकें जरूर नजर आ रही थी। अद्वैत उसे देखता है। अदिति अपनी नजर नीचे कर देती है। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। एपिसोड 8। पूरा परिवार नौका में से बाहर निकलकर चलते हुए भवन की तरफ जाता है। अदिति दरवाजे के पास देखती है। अदिति और अद्वैत के स्वागत के लिए सारे मेहमान और सब दरवाजे के पास खड़े थे। गीता जी आगे आकर आरती का थाल लेकर खड़ी रहती हैं। पूरे महल को दिए और लाइटिंग से सजाया गया था। गीता जी अद्वैत के माथे और अदिति के माथे पर टीका कर देती हैं और दोनों की आरती उतारकर अदिति के पैरों के पास कलश रख देती हैं। अदिति अपना पैर आगे कर हल्का सा छू लेती है। कलश नीचे गिर जाता है। एक सेवक आकर कुमकुम का लाल पानी थाली में लाकर रख देता है। तभी गीता जी बोलती हैं, हमारे कुंवर का हाथ पकड़िए बहुरानी। अदिति अद्वैत के हाथों को देखती है। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी अद्वैत उसका हाथ पकड़ लेता है। अदिति की आंखें बंद हो जाती हैं। अदिति और अद्वैत दोनों साथ में अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। अदिति ने अपने दोनों पैर थाल में रखे हुए थे, वहीं अद्वैत ने जमीन पर रखे थे। अदिति फर्श पर अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। अद्वैत भी उसके साथ आगे बढ़ता जा रहा था। दोनों अब हॉल में आ चुके थे। गीता जी दोनों की नजरें उतारती हैं। तभी अस्मिता और गुंजन आगे आकर अदिति को दोनों तरफ से पकड़कर वहां से अद्वैत के कमरे में ले चलती हैं। अदिति ने अभी तक घूंघट नहीं उठाया था। अस्मिता अद्वैत के कमरे में आकर अदिति को बेड पर बिठा देती हैं। दोनों वहां से जाने लगती हैं। तभी अदिति बोलती है, रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। ये सुनकर अस्मिता और गुंजन हंसने लगती हैं। अदिति इधर उधर देखने लगती है। तभी गुंजन अदिति के पास बैठकर उसके कान में बोलती है, आप भी ना भाभी, ये कमरा किस लिए सजाया है? और भला हम दोनों यहाँ रुककर क्या करेंगे? वो हमारे बड़े भाई हैं, पिता समान, और हमारी भाभी माता समान। कहकर दोनों लड़कियां बाहर चली जाती हैं। अदिति को शर्म आने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है। अभी जो होठ मुस्कुरा रहे थे वो मुरझा जाते हैं। अदिति को अद्वैत की शादी से पहले की शर्त याद आ जाती है। उसकी आंख से एक बूंद आंसू निकल आता है। तभी उसे कमरे में किसी के आने की आहट आती है। अदिति अपनी नजर उठाकर धीरे से ऊपर देखती है। अद्वैत कमरे का दरवाजा बंद कर रहा था। अदिति शर्म से नजरें झुका लेती है। अद्वैत पीछे मुड़कर अपने कमरे को देखता है और ना में सिर हिलाकर कहता है, मेरे कमरे को कबाड़ खाना बना के रख दिया है, क्या जरूरत थी ये सब करने की? कहकर वो अपने माथे से सहरा हटा लेता है और वहीं सोफे पर बैठ जाता है। अद्वैत की पूरे कमरे में नजर जाती है। रेड गुब्बारे, गुलाब के फूल, उसकी पंखुड़ियां। एक तरफ अदिति के लिए बाथरोब और स्लीपर्स रखे हुए थे। अद्वैत ये सब देखकर अपनी नजर घुमा लेता है और वॉशरूम में चला जाता है। एक बार भी वो अदिति की तरफ मुड़कर नहीं देखता। वहीं अदिति बेचारी उसका इंतजार कर रही थी। अद्वैत कपड़े बदलकर कमरे में आता है और अदिति की तरफ पीठ करके बोलता है, हमसे किसी भी तरह के रिश्ते की उम्मीद मत करना और चुपचाप सो जा। कहकर वहां से वो एक हिडन दरवाजा खोलता है और अपने स्टडी रूम में चला जाता है। अदिति को कुछ भी नहीं समझ आता, अचानक उसके साथ ये क्या हो गया। उसे ये तो उम्मीद थी कि कम से कम अद्वैत उसका चेहरा तो देखेगा, पर अद्वैत ने ये बिल्कुल भी नहीं किया। वो बेड पर लेट गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अदिति एकटक सीलिंग को देखने लगी थी। तभी उसे बचपन का मंजर याद आता है। एक दिन की बात थी जब अदिति और शीतल छोटे थे। तब वे दोनों गुड़ियों की शादी करवा रहे थे। तभी शीतल बोली, अदिति तुम्हारे पति भी ऐसे ही होंगे, बिल्कुल हैंडसम, और तुम खूबसूरत। देखना पहली नजर में ही तुम्हें पसंद कर लेंगे और तुमसे बहुत प्यार करेंगे।
नन्ही सी अदिति मुस्कुरा देती है। अदिति की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। सुबह हो चुकी थी। अदिति की आंखें 5 बजे खुलती हैं। अदिति अपने आसपास देखती है। उसके आसपास कोई भी नहीं था। पहले तो वो अनजान कमरे को देखकर डर चुकी थी, फिर उसे याद आया कि उसकी शादी हो चुकी है। वो एक नजर कमरे में अपनी नजर घुमाती है। कमरे में अद्वैत नहीं था, मतलब रात से वो उस कमरे से बाहर नहीं आया था। अदिति के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। आखिर एक औरत का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या ही हो सकता था कि उसका पति उसे ही ना स्वीकार करे। अदिति खड़ी होती है और वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो जाती है और अपने कपड़े बदलकर एक राजस्थानी ड्रेस पहन लेती है और माथे पर पल्लू लगाकर बेड पर आकर थोड़ी देर आराम करने बैठ जाती है। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। एपिसोड 9। अदिति फ्रेश होकर नहाकर बेड पर आकर बैठ जाती है क्योंकि अभी 5:30 बजे हुए थे। अदिति ने सिर पर पल्लू ले लिया था। तभी गार्डन से गाने की आवाज आती है। शायद कोई स्पीकर चेक कर रहा था। अदिति अपनी आंखें खोलती है और खड़ी होकर बेड में पीछे लगी हुकुम की फोटो को देखते हुए कहती है। वहीं अद्वैत स्टडी के पास बने जिम में पुशअप कर रहा था। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। अद्वैत को सिर्फ नींद अपने बेड पर ही आती थी, पर वो क्या करता, वहाँ अदिति सोई हुई थी। अदिति अपने पल्लू को नीचे गिरा देती है। उसके सुंदर लंबे बाल खुले हुए थे। वो अपनी आंखों से बस अपने हुकुम को देखे जा रही थी। वहीं अद्वैत अपनी आंखें बंद किए हुए तेज तेज पुशअप कर रहा था। ऊपर से अद्वैत शर्टलेस था और शरीर से पसीना आ रहा था। फिर भी अद्वैत रुक नहीं रहा था। अद्वैत को पूरी रात कानों में अदिति की पायल की छन छन करती आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे पता नहीं क्यों उसे सुकून मिल रहा था। अद्वैत को ये गाना सुनकर पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा था। पता नहीं सुबह के 5:30 बजे कौन स्पीकर की टेस्टिंग कर रहा है। महल में से ही आवाज आ रही थी। अद्वैत को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अभी जाकर उस स्पीकर चलाने वाले का गला दबा दे। वो जमीन से खड़ा होकर ट्रेडमिल पर जाकर रनिंग करने लगता है। अद्वैत ने गुस्से में स्पीड बढ़ा दी थी। जैसे जैसे गाने की लिरिक्स तेज होती गई, वैसे वैसे अद्वैत के पैरों की स्पीड भी तेज होती गई। उसकी सांसें फूल चुकी थी। अगर अद्वैत ने अपनी स्पीड कम नहीं की तो वो गिर भी सकता था। वहीं अदिति सोफे पर बैठ जाती है और टेबल पर रखे अद्वैत के बचपन की फोटोज देखती है और उसकी तस्वीर पर हाथ फेरती है और मन में बोलती है, बचपन से ही गुस्से वाले थे, तब इतना गुस्सा था तो अब बड़े होकर भी गुस्से का अपडेट होना तो जरूरी है, कहकर मुस्कुराती है। अद्वैत ट्रेडमिल से उतर जाता है और अपने पसीने को एक नैपकिन से पोंछकर अपना शर्ट पहनकर कमरे की ओर चला जाता है। उसे अब नहाना था। वहीं अदिति कमरे में बिना घूंघट के घूम रही थी। अदिति खड़ी होती है और अपने बेड के पास जाने लगती है और जैसे ही अद्वैत की तस्वीर को छूने को होती है, उसे अद्वैत के आने की आहट सुनाई देती है। अदिति अपने हाथ जेब में वापस ले लेती है और अद्वैत की ओर पीठ करके खड़ी हो जाती है। अद्वैत एक नजर अदिति को देखता है। लाल कलर का राजस्थानी सूट पहने हुए अदिति, हाथों में लाल चूड़ियां, लंबे भूरे बाल। अद्वैत एकटक अदिति को पीछे से ही देख रहा था। वहीं अदिति की धड़कन तेज हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसका पल्लू नीचे गिरा हुआ है। अदिति जल्दी से अपने पल्लू को ऊपर उठाकर घूंघट कर लेती है और आगे घूमकर नीचे देखने लगती है। अद्वैत अभी भी अदिति को देख रहा था। अदिति ने अभी सिर्फ मंगलसूत्र और चूड़ियां ही पहनी हुई थी। अदिति कांपती हुई आवाज में बोलती है, जी हुकुम, आपको कुछ चाहिए? पहले तो अद्वैत वहाँ से जाने को हुआ था, पर अदिति के मुंह से खुद के लिए हुकुम शब्द सुनकर रुक जाता है और सवालिया नजरों से उसे देखता है। अदिति अभी भी नीचे देख रही थी। उसने सिर्फ एक नजर ऊपर देखा। अद्वैत के जवाब ना आने पर जैसे अद्वैत की बात को वो समझ गई हो, वैसे ही बोलती है, आप मेरे पति हैं। आप चाहे इस रिश्ते को माने या ना माने, मैं अपनी पत्नी होने के सारे फर्ज अदा करूंगी। ये सुनकर अद्वैत कुछ नहीं कहता और बोलता है, नहीं, हम खुद से ले लेंगे, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, कहकर वो वॉशरूम में चला जाता है। अद्वैत के कपड़े पहले से ही वॉशरूम में होते हैं। अद्वैत अंदर आता है और मिरर के सामने खड़े होकर खुद को निहारने लगता है। अद्वैत रेजर को उठाकर अपनी दाढ़ी सेट करने लगता है। इस वक्त अद्वैत का सारा ध्यान अपनी दाढ़ी सेट करने में था। दाढ़ी के सेट होने के बाद वो अपना मुंह धोता है और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, उसे अदिति की पायल वहाँ रखी हुई मिलती है। अद्वैत की आंखें सख्त हो जाती है। वहीं अदिति कमरे को साफ करने लगती है। वहाँ पर रखे सब फूल, डेकोरेशंस और सब कुछ निकालकर डस्टबिन में डाल देती है। अदिति ये सारी चीजें निकाल तो रही थी, पर उससे उसे दर्द भी हो रहा था। अपने दिल में अदिति ने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। तभी अद्वैत व्हाइट शर्ट और सिल्वर पैंट में फ्रेश होकर बाहर आता है। बाहर आकर वो पूरे कमरे को देखता है। पूरा कमरा साफ हो चुका था और अदिति बेडशीट सेट कर रही थी। अद्वैत अपनी नजर फेर कर मिरर के सामने खड़ा होकर बाल बनाने लगता है। उसका ध्यान बार बार काम कर रही अदिति पर ही जाता है। अद्वैत अदिति की मेहंदी को देखता है। तभी उसे एक बात याद आती है। अद्वैत ड्रॉअर में से एक बॉक्स निकालता है और उसे अपने हाथ में लेकर बेड पर रखता है और बिना अदिति को देखे बोलता है, माँ से कह दे